हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेप स्मीयर टेस्ट के बारे में, जो कि स्त्री एवं प्रसूति तंत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको लिखना है टाइम फॉर इनिशिएटिंग पेप स्मीयर 21 ईयर ऑफ एज। तो दोस्तों, जो पेप स्मीयर टेस्ट होता है वो कब से स्टार्ट किया जाता है? 21 ईयर ऑफ एज में। देन आगे बात करें इसका क्या यूज़ है, तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं, फीमेल के अंदर जो सर्विक्स के अंदर होता है कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए यहाँ पर पेप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से एक बात और माइंड में क्लियर हो जाती है कि ये टेस्ट स्पेसिफिक फीमेल के अंदर किया जाता है। तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ओनली दो बातों का ध्यान रखना है कि यह कब किया जाता है, 21 ईयर ऑफ एज में, और किसके लिए यूज़ किया जाता है, फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। आगे बात करते हैं रिवाइज गाइडलाइन फॉर पेप स्मीयर, कि हमें पेप स्मीयर कितने कितने टाइम में रिवाइज करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है एज टू बिगिन पेप स्मीयर 21 ईयर्स। तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो पेप स्मीयर होता है 21 ईयर एज में स्टार्ट किया जाता है। सेकेंड है वुमन एज 21 टू 29 ईयर्स शुड हैव ए पेप स्मीयर टेस्ट एवरी 3 ईयर। तो दोस्तों, जो 21 से 29 ईयर की फीमेल्स हैं, उनके अंदर यहाँ पर ये इंडिकेशन दिया जाता है कि उनको एवरी 3 ईयर में एक बार पेप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए, यदि उनके अंदर सर्विक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। आगे बात करते हैं वुमन एज्ड 30 टू 65 ईयर शुड हैव ए पेप स्मीयर टेस्ट एंड HPV टेस्टिंग एवरी 5 ईयर। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सेकेंड एज ग्रुप है वो है 30 टू 65 ईयर। यदि कोई फीमेल 30 टू 65 ईयर के बीच के क्राइटेरिया में है और उसको किसी भी सर्वाइकल सर्विक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर जो पेप स्मीयर टेस्ट किया जाएगा वो एवरी 5 ईयर के बीच में किया जाएगा। और साथ ही जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टेस्ट होता है, जो HPV टेस्ट होता है, वो भी एवरी 5 ईयर के बीच में किया जाता है। आगे बात करते हैं वुमन शुड स्टॉप हैविंग सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर इफ़ दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी फीमेल जिनके अंदर जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है 65 ईयर के बाद, या कोई ऐसे सिम्टम नहीं देखने को मिल रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको 65 ईयर के बाद पेप स्मीयर टेस्ट को करवाना बंद कर देना चाहिए। तो 65 ईयर के बाद जो फीमेल है उसको पेप स्मीयर टेस्ट नहीं कराना चाहिए, यदि कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस तरह से हमको इंट्रोडक्शन और उसकी रिवाइज गाइडलाइन लिखना है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और रिवाइज गाइडलाइन ऑफ पेप स्मीयर। आगे बात करते हैं इंडिकेशंस की कि हमें पेप स्मीयर टेस्ट कब कब करवाना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन है इसके अंदर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। अब दोस्तों, यदि फीमेल की सर्विक्स के अंदर हमें किसी भी तरह की पैथोलॉजी देखने को मिल रही है, और ऐसी पैथोलॉजी देखने को मिल रही है कि वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हमें वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पेप स्मीयर टेस्ट को करवाना चाहिए। सेकेंड बात करते हैं विद इन 5 ईयर्स ऑफ बिकमिंग सेक्सुअली एक्टिव। यदि कोई फीमेल 5 साल तक लगातार सेक्सुअली एक्टिव है तो उसके बाद भी उसके अंदर पेप स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इन हाई रिस्क ग्रुप सच एज पेशेंट विथ रिकरेंट STDs एंड HIV। और दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यदि किसी पेशेंट के अंदर लगातार बार बार STD मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर HIV होता है, या HIV कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये हाई रिस्क ग्रुप होता है जिसके अंदर पेप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए। इनके अंदर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या कोइटस के बाद ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी पेप स्मीयर टेस्ट को करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग। यदि किसी फीमेल के अंदर 50 ईयर के बाद मीनोपोज होने के बाद ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पर भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वहाँ पर भी पेप स्मीयर टेस्ट को करवाना चाहिए। तो ये निम्नलिखित यहाँ पर पेप स्मीयर टेस्ट के इंडिकेशंस होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेथड की, कि किस तरह से पेप स्मीयर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पॉइंट में इसको डिवाइड कर दिया है समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
सर्वप्रथम वजाइनल स्पेकुलम से वजाइना को डायलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो वजाइनल स्पेकुलम आता है उससे वजाइना को डायलेट करेंगे। उसके बाद आइरस स्पेचुला को वजाइना में इंसर्ट करके सर्वाइकल ओस में 360 डिग्री रोटेट करके सैंपल कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, आइरस स्पेचुला। पेप स्मीयर के अंदर आइरस स्पेचुला यूज किया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, पहले वजाइना को डायलेट किया, उसके बाद आइरस स्पेचुला को वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं और सर्वाइकल ओस जो होता है, जो सर्विक्स होती है, वहां पर 360 रोटेट कर दिया जाता है। 360 रोटेट करना मींस एक राउंड के रूप में घुमा दिया जाता है और वहां से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है और ग्लास स्लाइड जो होती है उस पे लेकर स्लाइड प्रिपेयर कर ली जाती है। तो सबसे पहला काम क्या किया, वजाइनल स्पेकुलम से वजाइना को डायलेट किया, फिर जो आइरस स्पेचुला होता है उसको वजाइना में इंसर्ट करके सर्वाइकल ओस में 360 डिग्री रोटेट किया, एक राउंड घुमाया और सैंपल कलेक्ट किया और जो ग्लास स्लाइड होती है उस पर जो सैंपल होता है उसको रख के स्लाइड को प्रिपेयर किया। अब क्या करना है, अब साइटो ब्रश को वजाइना के सर्वाइकल ओस में इंसर्ट कर 360 रोटेट करके सैंपल कलेक्ट किया जाता है और ग्लास स्लाइड पर ले लिया जाता है। तो वापस अब क्या करना है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे याद रखना है आपको, साइटो ब्रश। जो पेप स्मीयर टेस्ट होता है उसके अंदर आइरस स्पेचुला और साइटो ब्रश का यूज किया जाता है। अब क्या करना है, साइटो ब्रश को भी क्या किया, वजाइना के अंदर इंसर्ट किया, सर्वाइकल ओस में वापस से इंसर्ट करके 360 डिग्री एक राउंड घुमाकर वहां से भी सैंपल कलेक्ट किया और ग्लास स्लाइड पे रख दिया। अब क्या करना है, अब इस स्लाइड पर फिक्सेटिव स्प्रे किया जाता है जिससे स्लाइड सूखे नहीं और आसानी से ऑब्जर्वेशन किया जा सके। यह स्प्रे बहुत जल्दी 15 सेकंड के अंदर कर देना चाहिए। तो अब क्या करना है, जो हमने स्लाइड बनाई थी जिसके ऊपर सैंपल लिया था उसके ऊपर फिक्सेटिव स्प्रे करेंगे। फिक्सेटिव क्या होते हैं, फिक्सेटिव मोस्ट ऑफ 95% इथाइल अल्कोहल और ईथर को यूज किया जाता है। इनको स्प्रे करने से जो सैंपल लिया है वो सूखता नहीं है और आसानी से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। ये जो स्प्रे होता है बहुत जल्दी 15 सेकंड के अंदर स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस तरह का जो हमारा मेथड होता है वह पेप स्मीयर टेस्ट का होता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं पेप स्मीयर टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि इसके द्वारा सर्वाइकल कैंसर का पता लग जाता है और यदि वह कैंसर प्राइमरी होता है तो आसानी से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता चल जाएगा और यदि वह प्राइमरी होगा तो उसका इजीली ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये इसका फायदा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 90% सर्वाइकल कैंसर को आगे बढ़कर क्रोनिक होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यदि हमें पहले ही से पता चल जाएगा कि इस फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम है तो उसका पहले से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वह एक्यूट कंडीशन में रह सकता है, उसकी लाइफ स्टाइल बेटर हो सकती है और जो सर्वाइकल कैंसर है वो क्रोनिक कंडीशन में जाने से बच सकता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आगे बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में कि हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यह नॉर्मल हो सकता है। सेकेंड, इससे होने वाले कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, यदि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पता चलेगा एटिपिकल स्क्यूमस सेल ऑफ अनडिटरमिनाइड सिग्निफिकेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आस्कस भी बोलते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये हमको पता चल जाएगा। सेकेंड है लो ग्रेड स्क्यूमस इंट्रा एपिथेलियल लेजन्स, एलसिल जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसके बारे में पता चल जाएगा। और नेक्स्ट है हाई ग्रेड स्क्यूमस इंट्रा एपिथेलियल लेजन्स जिसको एससिल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका भी हमें आसानी से पता चल जाएगा। ये तीनों एक तरह के कैंसर के टाइप है जिनके बारे में हमें पेप स्मीयर टेस्ट से पता चल जाएगा। अब बात करते हैं पेप स्मीयर टेस्ट के मैनेजमेंट की। सबसे पहली कंडीशन है नॉर्मल या फिर इन्फेक्टिव। यदि पेप स्मीयर टेस्ट नॉर्मल आता है या फिर उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो वहाँ पर रिज्यूम पेप स्मीयर एज पर AC
ACOG गाइडलाइन, तो वहाँ पर हमें जो पे स्मीयर टेस्ट होता है उसको वापस से करना चाहिए। और किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग? ACOG गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब ये क्या होता है? ये है अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनिकोलॉजिस्ट गाइडलाइन। तो दोस्तों जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनिकोलॉजिस्ट जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें वापस से पे स्मीयर टेस्ट करवाना है। कब करवाना है? जब वह नॉर्मल आए या फिर इन्फेक्शन उसके अंदर देखने को मिले। आगे बात करते हैं सेकेंड, ओस्कस। यदि हमें ओस्कस की कंडीशन देखने को मिलती है तो हमें 6 मंथ में दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए। पे स्मीयर टेस्ट को 6 मंथ में दोबारा करवाना चाहिए। और सेकेंड यहाँ पर कोल्पोस्कोपी करवाना चाहिए। अब कोल्पोस्कोपी क्या होता है? कोल्पोस्कोपी वो होती है जिसके अंदर फीमेल के अंदर जो सर्विक्स होती है उसको माइक्रोस्कोपिक रूप में देखा जाता है, तो उसको कोल्पोस्कोपी कहते हैं। तो ओस्कस के अंदर 6 मंथ में दोबारा टेस्ट करवाना और कोल्पोस्कोपी करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि एलसिल और एससिल की कंडीशन देखने को मिलती है तो वहां पर भी कोल्पोस्कोपी करवाना है प्लस पंच बायोप्सी करवाना है। बायोप्सी का मतलब होता है बॉडी के जो भी सस्पेक्टेड ऑर्गन है वहाँ के थोड़े से टिश्यू को लेकर, सेल्स को लेकर चेक करना कि उसके अंदर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो इस तरह का मैनेजमेंट आपको पे स्मीयर टेस्ट के अंदर करवाना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।